हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लूसेंट का निचोड़ लेकर आए हैं आपके लिए, जो बहुत ही हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये बुक जो हमारी चल रही है, ये लूसेंट की बुक चल रही है। सामान्य ज्ञान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लूसेंट बुक का निचोड़, जो कि सुपर फास्ट रिवीजन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, और ये इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान जो जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी और यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, ईटीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, हर पहले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं 36 नंबर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देख रहे हैं बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर बात करें कि हमारे भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो एक 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 एक्ट आया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। कौन सा एक्ट? रेग्यू रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। कब आया था? सन 1773। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत ये सन 1774 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम प्रथम जो न्यायाधीश चुने गए थे, तो इसमें सर एलिजा एम्पे को प्रथम न्यायाधीश की के पद पर नियुक्त किया गया था। और बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पटना उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत, देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। भारत की किसी किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अर्थात भारत के किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के किसी किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 400 सदस्य हो सकते हैं, या फिर 450 हो सकते हैं, या 500 हो सकते हैं, या फिर 500 550 हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, तो विधानसभा की अगर बात की जाए, एक राज्य में कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर अपने यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो विधानसभा जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? तो 403 सीटें। 403 सीटें अपने उत्तर प्रदेश यूपी में विधानसभा सीटें हैं। लेकिन अगर अधिकतम की बात की जाए, तो अधिकतम जो है 500 सीटें हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। इससे ऊपर किसी भी राज्य की सीटें नहीं की जाएंगी। और जो सीटें रखी जाती हैं, वो जनसंख्या के आधार पर ही रखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है। इस कारण से यहाँ पर संख्या जो विधानसभा सीटें हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सीडीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीएस एग्जाम में। यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर या मिलाई या फिर रायगढ़। तो यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, बिलासपुर में। बिलासपुर जिला है छत्तीसगढ़ का ही। रायपुर भी है और ये मिलाई नहीं बल्कि भिलाई है। क्या है? ये भिलाई है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। भिलाई, भिलाई, राउरकेला, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और रायगढ़ भी ये आपका छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ये यूपी पीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक, यहाँ पर अगर भारत में रह रहा है और ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन का रहने वाला है, तो दावा नहीं कर सकता। किस बात का दावा नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का, या फिर विधि के समक्ष समान समता के अधिकार का, या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका अगर विधि के समक्ष समता के अधिकार का, तो यहाँ पर अगर विधि की बात की जाए तो कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि विदेशी है, अगर ब्रिटेन का है, ब्रिटिशर्स हैं, तो हमारे देश में उसको किसी भी प्रकार का उस अधिकार नहीं दिया गया है। जो मौलिक अधिकार हमारे भारतीयों को नागरिकता प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को नागरिकता नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। विधि के समक्ष समता के अधिकार का, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, तो उसकी जीवन की सुरक्षा का अधिकार यहाँ पर नहीं। हाँ, आपको कुछ व्यक्तिगत यहाँ पर अधिकार दिए जाएंगे। जब तक आप यहाँ पर हैं, सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, पर इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप धार्मिक रूप से अगर भारत में रहना चाहते हैं, भारत की संस्कृति या सभ्यता को अपनाना चाहते हैं, तो खुशी खुशी रहें। बट यहाँ पर जो संविधान है वो आपको किसी भी प्रकार का कोई दूसरा अधिकार नहीं देगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अब व्यवसाय तो कर ही सकते हैं, अब व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से, यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। कि आपको अगर यहाँ पर व्यापार करना है, भारत में व्यवसाय करना है, तो पहले संवैधानिक रूप से आपको यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके पश्चात ही आप कर सकते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स के लिए बात कही गई है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, या राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देख रहे हैं जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति, तो वो लोकसभा का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? यहाँ पर देख रहे हैं दल बदल निरोधक कानून जो है किस किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ये एमपीपीएससी अर्थात एमपी मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दल बदल निरोधक जो कानून है किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वां, या फिर 52वां, या फिर 53वां, या फिर 54वां? तो यहाँ पर देख रहे हैं 52वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल निरोधक कानून संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। कौन सा? दल बदल कानून के बारे में अगर बात की जाए, संशोधन जो हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ये देख रहे हैं एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम
में SSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये है 50वें 50वां संशोधन या 53वां संशोधन या फिर 52वां या फिर 54वां। तो यहाँ पर देख रहे हैं 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? वह दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। तो यहाँ पर दल बदल के बारे में अगर बात की जाए तो 52वां संविधान संशोधन होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ये देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी में 1994 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस अर्थात यूपी स्टैट पीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया है और उधर बिहार स्टैट पीसीएस बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत में किसी भी सदन का सदस्य बिना बिना कोई व्यक्ति कब तक कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 3 माह के लिए रह सकता है या 6 माह के लिए रह सकता है या 1 वर्ष के लिए रह सकता है या फिर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे उसके आधार रह सकता है। तो देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा। वह 6 महीने तक ही रह सकता है अर्थात 6 माह तक रह सकता है अपने सदन पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 44वां नंबर। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ये एसएससी 2015 में भी पूछा गया है और आरआरबी 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। 1885 में की गई थी। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक में ही इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा, ये 45वां नंबर क्वेश्चन है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? अगर राज्यसभा की बात की जाए, ये दिख रहे हैं यूपी पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं राज्यसभा जो होती है वो किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती। क्यों किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती? डेज द करेक्ट ऑप्शन होगा क्यों नहीं की जा सकती। तो राज्यसभा जो होते हैं ये अर्थात ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा जो होता है ये स्थायी सदन होता है। कैसा होता है? स्थायी स्थायी सदन होता है। और लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है। इस कारण से ये भंग नहीं की जा सकती। और यहाँ पर अगर राज्यसभा के का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और लोकसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहली बार आपात राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ये देखिए आरआरबी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बात की जाए तो 1952 अनुच्छेद जो है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1952 यहाँ पर 352 यहाँ पर अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 352 यहाँ पर क्या हो गया 352
352 और 356 और 360, ये जो 3 यहाँ पर अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संकेतित करता है। ये आपातकालीन घोषणा को यहाँ पर आपात ये उद्घोषणा करता है। और यहाँ पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में, या 4 दिसंबर 1962 में, या 5 नवंबर 1962 में, या 16 दिसंबर 1962 में। यहाँ पर देख रहे हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 26 अक्टूबर 1962 में। यहाँ पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन हो चुका है 47 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, एमसीक्यूज, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ये एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो 86वें संविधान संशोधन, या 61वें संविधान संशोधन, या 52वें संविधान संशोधन, या फिर 92वें संविधान संशोधन? यहाँ पर देखते हैं, सेज द करेक्ट ऑप्शन होगा 52वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया है, इसके द्वारा प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद आप किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। और 52वां संविधान संशोधन जो है आपका दल बदल विरोधी कानून भी पारित किया गया था। इसमें भी जो संशोधन हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन ही हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका जो है तो शक्ति किसमें निहित है? और ये यूपीपीसीएस 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में, या मंत्रिपरिषद में, या संसद में? तो यहाँ पर देख रहे हैं, संघ की कार्यपालिका जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर सरकार के अंगों की बात की जाए तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। जैसे कि आपकी हो गई पहली कार्यपालिका, दूसरी हो गई विधायिका, और तीसरी हो गई न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 49वां नंबर, मौलिक अधिकारों अर्थात मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया अर्थात कौन से संविधान संशोधन के तहत ही ये किया गया? तो यहाँ पर देख रहे हैं 40वें संविधान संशोधन के तहत, या 43वें संविधान संशोधन के तहत, या 42वें संविधान संशोधन के तहत, या 39वें संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पर देख रहे हैं मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में जिस समय संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था, और ये बाद में ये 42वें संविधान, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, कब? 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में? तो ये भाग 4 का के अनुच्छेद 51। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 का में से जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को। जिस समय मौलिक कर्तव्य बने थे उस समय कितने थे? 10 थे। बाद में एक और जोड़ा गया जो कि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है?
अर्थात भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय को कौन परिवर्तित कर सकता है। तो नीति निर्देशक, सिद्धांत, या फिर प्रस्तावना, या मूल कर्तव्य, या फिर मूल अधिकार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय कर सकता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। मूल अधिकारों के बारे में बताया गया कि मूल अधिकार जो हैं तो भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। इनमें संशोधन किया जा सकता है। मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना भी नहीं है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जाए तो ये भी परिवर्तनीय नहीं, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और मूल अधिकार जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत सारे इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो बस ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, और जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो बस यहीं तक आपके जो 50 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आपके सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। और हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।